बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। 3 अहम स्टोरीज़ हैं आज की। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अमरीकी स्कॉलर को इंटरव्यू, जिसमें वो रूल ऑफ लॉ और वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मसले ये दो हैं। जब पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बना देंगे और कानून की हुक्मरानी हो जाएगी तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरा, सऊदी अरब के साथ $4.2 अरब इमदाद का मुआहदा, और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये है कि पाकिस्तान के ज़खायर में $3 अरब सऊदी अरेबिया डालेगा और $100 मिलियन का तेल हर महीने उधार देगा। 3.8% इस पैकेज पे मार्जिन होगा और 3 दिन के नोटिस पर ये रकम सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से वापस डिमांड कर सकता है और पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। तो क्या ये शराइत सख्त हैं माजी के मुकाबले में? और तीसरी स्टोरी NA-133 से, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। मुबैना तौर पर एक वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से कुछ वोटर से अल्लाह माफ़ करे मुक़द्दस किताब के ऊपर हाथ रख कर हलफ लिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। पैनलिस्ट का तारुफ कराता हूँ। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का शॉर्ट सुनवाता हूँ जो उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, फिर सवाल करते हैं। तो जैल साहब, 12 प्राइम मिनिस्टर साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो ताकतवर है, जो अमीर है, वो जेल में जाता नहीं है और जेलें जो हैं वो गरीबों से भरी हुई हैं। हमारा मसला रूल ऑफ लॉ है। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं, आपको लगता है कि आपकी पार्टी की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं और यही बुनियादी मसला है उनकी नज़र में पाकिस्तान के साथ? और अगर ये हल हो जाए, मियाँ नवाज शरीफ को जेल में वो डालने में कामयाब हो जाएँ और फिर मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से निकल के बरतानिया ना चले जाएँ, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं? जी एहतिशाम, बहुत मेहरबानी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू था इस इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ अमेरिकन, वो काफ़ी ईमान अफरोज़ था इस लिहाज से कि ही टॉक्ड ऑफ इजज़ और इनकसारी, ह्यूमिलिटी, ही टॉक्ड ऑफ फेथ एंड ही टॉक्ड ऑफ ईगो इन एडिशन टू दीज 2 पॉइंट्स जो आपने दिए हैं। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोच तो बड़ी अच्छी है और ये फ़िलासफ़ी भी इस्लाम का रूह है और इसलिए इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इज्जत और इनकसारी की बात करते हैं और फेथ की बात करते हैं और ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो मुझे वो अल्लामा इकबाल का शेर भी याद आता है कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यू हैव टू वॉक द टॉक। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका तो हम अवेयर हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर हम इस तरह की एटीट्यूड है? मसलन इज्जत, इनकसारी और ह्यूमिलिटी की बात उन्होंने की। देखें, आप प्राइम मिनिस्टर खुद हाथ मिलाने को रेडी नहीं है अपोजिशन के साथ। क्या इसको इज्जत इनकसारी कहा जाए? चूँकि ये तो अपोजिशन वाले पॉलिटिकल आपके अपोनेंट्स हैं, दुश्मन तो है नहीं, एंड यू कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री और लिसन टू देम एंड डू वट एवर यू वांट टू डू। सो आई थिंक कि आपके अंदर, वो कहते हैं ना कि आपको अमली तौर पे इन चीज़ों का इजहार करना चाहिए। इसी तरह फेथ की बात है, बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब को मैं ट्रस्ट करता हूँ कि वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्टेड चीज़ होती है और ये सच्ची बात है कि ये हर बंदे को नसीब नहीं होता कि उसका फेथ स्ट्रांग हो और फेथ अगर मजबूत हो तो हर चीज़ को मुसख्खर आप कर सकते हैं। वो कुरान एक वर्स है, वला ताहिनू वला तखजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि ना घबराओ ना दिल छोड़ो। ये जो दुनिया की मुश्किलात हैं, आप कामयाब होंगे सिर्फ अगर आपका फेथ मजबूत हो। तो फेथ तो ज़रूर पूरी कौम का मतलब है उसके अंदर होना चाहिए। अभी आप देखिए रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं और वेलफेयर स्टेट की, लेकिन आप देखिए 3 साल से ज़्यादा उनकी हुकूमत हुई है। क्या आपको एहतिशाम रूल ऑफ लॉ नज़र आता है इस मुल्क के अंदर? अभी पीछे आपके पीछे इतने पुलिसमैन जो हैं सड़कों के ऊपर हलाक कर दिए गए और कितने आपके ज़ख्मी हुए। मुल्क के अंदर कहीं क्या है कहीं क्या है, बहुत से प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। और फिर वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए इस हुकूमत ने कितना काम किया है?
आज तो लोग अपनी दाल, रोटी, चीनी, आटा, पत्ती, आटा लेने से भी महरूम होते जा रहे हैं, बिल नहीं पेश कर रहे। तो उस सिलसिले में मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन आपने कितनी एफर्ट की है ताकि आप इसको वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाएं। तो अमली तौर के ऊपर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो जलसा मान रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब मान रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है और उसका सारे का सारा जिम्मा आपके ऊपर, आपकी पार्टी लीडरशिप और पिछले अदवार के ऊपर वो डालते हैं। वो तो मान रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान का मसला ही है और अभी भी माफियाज बहुत स्ट्रांग है। साहब की जी इमरान खान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि रूल ऑफ लॉ को कायम करना एक हुकूमत नहीं बल्कि पिछली बहुत सी हुकूमतें शायद रिस्पॉन्सिबल हों, बिकॉज आपने लीगल रिफॉर्म्स जहां इनकी जिम्मेदारी थी करना, वहां पिछली हुकूमतों की भी जिम्मेदारी थी। अगर आपने जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं किए हैं और हर दफ़ा मकसद ये है कि हालात के रहम करम पे तो पिछली हुकूमतों में नहीं हुए, आपके ख्याल में लोग क्रिब नहीं कर रहे, पिछले अदवार में नहीं हो सके वो रिफॉर्म्स जो कि होने चाहिए थे, पिछले अदवार में वो रिफॉर्म्स नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। इनका तो अभी 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ ना, उल्टा एग्रावेट हुआ है, जहां सिटिंग जजेस ठीक है गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, शुरू हो गए हैं। इजाजत दीजिएगा हमायूं अख्तर खान साहब, बल्कि जजेस कर रहे हैं। जी इजाजत दीजिएगा जल साहब। हमायूं अख्तर खान साहब, ये जो जल साहब बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरी तरफ इस इंटरव्यू में बड़ा ईमान अफरोज इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, गरूर, तकब्बुर, अना के खिलाफ बात की, गैरत के हक में बात की, पाकिस्तानी ख्वाब की बात की, कानून की हुक्मरानी की बात की। और इफ़ आई मे कोट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि अना इंसान को बर्बाद कर देती है, कामयाबी और इज्जत अल्लाह के हाथ में है, मालो दौलत नहीं गैरत का होना ज़रूरी है, अमीर वो है जो ज़मीर का सौदा नहीं करता, इस्लामी फलाही रियासत बनाना और गुर्बत का खात्मा मेरा मकसद है। तो सवाल ये पैदा होता है सर कि इस मकसद के हसूल की खातिर क्या आप लोग सही सिमत में जा रहे हैं? 3 साल गुजर गए आपकी हुकूमत को, 2 साल रह गए हैं, इलेक्शन सर पे खड़ा है, आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन हमायूं अख्तर खान साहब? देखिए, एक तो आप ये जरूर मान रहे कि एहसास प्रोग्राम के तहत अब बहुत से माशरे के तबकों को कवर कर लिया गया है और ये प्रोग्राम जो 100 बिलियन रुपए से शुरू हुआ था तकरीबन 300 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसमें लेबर भी शामिल हैं, किसान भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, गरीब भी शामिल हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सो इसमें से बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा इशू ये है कि देखिए, सोशल वेलफेयर स्टेट 2 सूरतों में बनता है। एक कि अगर वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट स्टेट हो, दुनिया उस तरफ से तो अब मुड़ चुकी है, इवन रशिया जैसे ममालिक जिधर से ये सिलसिला शुरू हुआ, इनकी सोच अब जी वो तो रियासत मदीना वाली वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब। वो भी देखिए, वो भी जो आपको 70-60 की दिहाई, 70 की दिहाई, उसमें आपको ये जो अमीर ममालिक थे वेस्ट के, इसमें एक रुझान था कि वेलफेयर स्टेट की तरफ, जो कि फिर रिवर्स हुआ जब रोनाल्ड रेगन आया और मार्गरेट थैचर आई और वो कंजर्वेटिव पॉलिसीज लाई। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है वेलफेयर स्टेट बनाने का। पाकिस्तान एक कम्युनिस्ट मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। पाकिस्तान में हम ज्यादा पैसे गुरबा में जरूर हमें देने चाहिए, जो जरूरतमंद है उनको साथ हुनर सिखाना चाहिए, लेकिन वो तब आएंगे जब पाकिस्तान में एक खुशहाली आएगी। पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान की 80% जो टैक्स रेवेन्यू है, 80% जो नौकरियां हैं, वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर से आते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर को वबा आ जाए या IMF कंडीशंस आ जाएं तो कुछ अरसे के लिए उसमें बुरी तरह वो क्रश होता है। यस, इट इज ए वेरी गुड थॉट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, make Pakistan a social welfare state, but I think the Prime Minister is equally aware कि in order to do that पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग को, पाकिस्तान के सर्विस सेक्टर को, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा, ताकि ये दोज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनको स्टेट जो है वो खातिर खा मदद कर सके। ठीक है, सरदार लतीफ खोसा साहब के पास जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दूसरा शॉट है इसी इंटरव्यू पहले सुनवाते हैं, देन वी लास्ट द क्वेश्चन।
we have had elite capture. So a society where a certain elite just captures the resources and deprives the majority of proper education, healthcare, justice. And so, if I had to put my finger on it, it's a lack of rule of law is the reason why we haven't achieved our potential. जी खोसा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज आपने सुने, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, एंड बीइंग अ लॉयर एंड सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वकला के लीडर भी हैं। हाल ही में आपने इलेक्शन भी लड़ा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो आपसे बेहतर कौन समझता होगा रूल ऑफ लॉ को या कानून की हुक्मरानी को? तो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, किस हद तक आप उससे इत्तफाक करते हैं, और क्या आप मानेंगे कि पिछले अदवार जो गुजरे हैं जिसमें आपकी पार्टी के भी 3 अदवार 1988 से लेके ऑनवर्ड्स, उसमें रूल ऑफ लॉ कायम हो नहीं सका और जो रिफॉर्म होना चाहिए था सिस्टम, ये गला सड़ा कानूनी निज़ाम, ये ठीक हो नहीं सका? तो शाम, मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरा वजीर आजम वो एक फॉरेन इंटरव्यू उसको देते हुए ये सारी बातें, अपनी जो घर की गंद है ये उनको बता रहा है सारा कुछ। तो ये किसको ब्लेम कर रहा है? क्या ये रियासत की तजलील और रुसवाई का बायस नहीं बन रही है उनकी ये फरमूदात? काश कि ये तकरीर वो अपना पार्लियामान में करते, जहां वो चाहते कि अगर इस्लाह अहवाल मकसूद है, अगर वो अपने आप को पाक साफ बनाकर दुनिया में दिखा के और पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई करते हैं, मेरे लिए तो ये शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ ऐसा वजीर आजम जो दुनिया में अपने ही रियासत की तजलील और रुसवाई करे, उसको क्या मैं कह सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ। देखिए, ये 3.5 साल हो गए, अब ये अल्ले तल्ले नहीं चलेंगे। और जितनी रूल ऑफ लॉ की नफी और जितनी आइन की तजहीक इस 3.5 साल में हुई है, जिसमें रियासत को मुनहदिम ही नहीं कर दिया गया, रियासत को ताबे कर दिया गया है, न सिर्फ हुकूमत के बल्कि हुकूमत के वजूद को भी अगर देखिएगा तो समझ नहीं आती है हुकूमत कौन कर रहा है। क्योंकि जब PLP की बात आती है, जिसे ये दहशतगर्द तंजीम करार दे के बैन लगाते हैं और जिसे कहते हैं ये रॉ के एजेंट है और हिंदुस्तान से ये जो है ये कर रहे हैं और ये कातिल है, और उनको जो है पाबा सलासिल करके सैकड़ों की तादाद में अंदर बंद करते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद कहीं और से जो है वो हो जाता है और उनको सारी क्लीन चिट मिल जाती है और इनका अपना इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा होता है मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या मुआहदा हुआ है। और फिर इसी तरह TTP जिन्होंने 80,000 पाकिस्तान में शहादतें की हैं, मारा है, उनके साथ बातचीत हो रही है। ये कौन कर रहा है? रियासत का वजूद है किधर? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के पास है क्या? देखिए, हुकूमत जितना आपके मीडिया वालों को इस वक्त जो है गैग किया गया है, जितने मिसिंग पर्सन इस दौर में हुए हैं और जितना गला दबाया गया है इस दौर में और सियासी इंतकाम जितना यहाँ किया गया है नैब के जरिए से, एक इंजीनियरिंग जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं। कर्जा 25 ट्रिलियन से 41 ट्रिलियन पर गया, 16 ट्रिलियन जो है इन्होंने 3 साल में किया, अब 20 ट्रिलियन हो गया है जो इन्होंने कर्जा डाला है। आज हर पाकिस्तानी जो है वो 2 लाख और 70,000 पर मकरूज पैदा हो रहा है। जब 1.40 था तो 2.40 पर 2.70 पर चला गया। मुझे नहीं समझ आती है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब कौन सी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। अरे भाई, 3.5 साल से आप इन पावर हो और आपके बकौल आपके सारे इदारे आपके साथ माशाल्लाह आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुए, किसी हुकूमत के साथ। जो आपने चार्जशीट खींची है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इस गवर्नमेंट के खिलाफ, I'd like कि हुमायूं अख्तर खान साहब उसको रिस्पॉन्ड करें, बट आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक के बाद हुमायूं अख्तर खान साहब से क्या कहें। वेलकम बैक टू सवाल। हुमायूं अख्तर खान साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने जो गुफ्तगू की जिसका खुलासा यही था कि अब ये गुफ्तगू से काम नहीं चलेगा, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। 3 साल से ऊपर हो गया आपको हुकूमत में आए हुए, यू हैव टू परफॉर्म। कितनी देर तक माजी की हुकूमतों पर सारा मुद्दा डालेंगे? और दूसरा वो जो कह रहे थे कि उन्हें शर्म आ रही है कि बाहर के एक स्कॉलर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की ऐसी तस्वीर कशी की है। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? नहीं, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने इश्यूज तो बिल्कुल सही उठाए हैं और जिस मुल्क के जो हमने अपने आप को नीचा नहीं दिखाया, हमने अपनी जो मुश्किलात हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जिसमें
चेंज चाहिए, जिसमें रेक्टिफिकेशन चाहिए, उनकी निशानदेही की है इसमें। हमारे मुल्क में खूबियां भी बहुत हैं, तो मैं इसको नहीं समझता कि हमने अपने आप को नीचा दिखाया है। देखिए, मदद के साथ हमारे मुल्क के जो पहले तो सियासतदान ही आपस में लड़ते थे, चले सर उसकी तो नौइयत ऐसी होती है, लेकिन उसमें भी रूल्स ऑफ द गेम जरूर होने चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं रिसेंटली कि जो आपस में और सियासी तबकों के अलावा भी जो झगड़ा और लड़ाई है वो बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो मीडिया हो, मजहब के साथ मीडिया आपस में, मेरा ख्याल पाकिस्तान में इतना किस चीज की लड़ाई है जी? एक्यूट, पाकिस्तान में इतने एक्यूट तरीके से आज तक नहीं हुआ कि मुख्तलिफ माशरे के तबका, फॉर एग्जाम्पल मीडिया या बाकी जो प्रोफेशंस हैं, उसमें धड़ाबंदी हो। ये तो पहले ठीक करें। ठीक है जी। जैल साहब, ये बताइएगा कि जो सऊदी अरब के साथ अभी 4.2 अरब डॉलर इमदाद का मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का, जिसमें से 3 अरब डॉलर के जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान के ज़खायर में, और 100 मिलियन डॉलर जो है वो हर महीने उधार तेल सऊदी अरब पाकिस्तान को देगा, और मार्जिन जो है वो 3.8% है, विद दी कंडीशन कि 3 दिन के नोटिस पे सऊदी अरेबिया चाहे तो ये रकम वापस डिमांड कर सकते हैं, पाकिस्तान हैज़ टू परफॉर्म। आपको लगता है कि ये माजी की निस्बतन सख्त शराइत पर यह पैकेज पाकिस्तान को दिया गया, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, सऊदी अरेबिया तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का बहुत ही एक करीबी दोस्तों में से है, और हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरेबिया ने हमें मदद की है, खा वो जंगें हों इंडिया के साथ या कभी भी ये क्रंच आए, इससे पहले भी वो करते रहे हैं। लेकिन अगर अभी उनकी शराइत सख्त हैं तो वो भी डिस्क्रेडिट हमारी मौजूदा हुकूमत को है कि हमारे हालात इस नहज पे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि 72 घंटे में आपने 3 अरब डॉलर वापस करने होंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये जो है ये एक बड़ी एक सख्त टर्म है। क्यों ये मामला और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने जी आपके ख्याल में क्यों ये सिचुएशन इस तरह की बनी है कि वो 3 दिन का नोटिस? जी देखिए ना, आपको एक डिप्लोमेसी जो है ना, ये एक आर्ट है, और इसको प्ले करने के लिए ये जन्म लेती है आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डोमेस्टिक सिचुएशन के ऊपर, खा वो पॉलिटिकल हो, खा वो मुआशी हो, हाउ यू हैंडल, और फिर आपका एक्सटीरियर मनूवर की स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह अपने दोस्तों यारों के साथ अपने राब्ते रखते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो अनकंडीशनल सपोर्ट आपकी करे। और ये बताइएगा कि मियां साहब के कैसे ताल्लुकात हैं सऊदी फरमा रवा के साथ या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, कैसे ताल्लुकात है मियां साहब के? देखिए, मैं ये समझता हूं, मुझे अभी लेटली तो नहीं पता कि उनके और क्या ताल्लुकात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा सऊदी गवर्नमेंट के सिर्फ मियां साहब के साथ नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर फौजी और गैर फौजी हुक्मरानों के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है, और दे हैव ऑलवेज ऑनर्ड, और उन्होंने ऑलवेज मदद की। लेकिन आज बैरिस्टर साहब दी क्वेश्चन इज ऑनेस्टली जो 3-4 पॉइंट है। एक तो ये है कि मुल्क के अंदर एक मायूसी की फिजा है, यानी लीडरशिप को जो कंसर्न होना चाहिए वो ये। नंबर 2, मईशत की बदहाली है और कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं नजर आ रही। नंबर 3, आपका जो आला अदलिया है वो निशाने के ऊपर है, आए दिन कोई ना कोई ये चीज़ें आपको निकल रहती हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि कौमी सलामती, बिकॉज मैं एक सोल्जर भी हूं, मैं इसको देखता हूं उस एंगल से भी। हम बहुत सी चीज़ें आर्म फोर्सेस की तरफ से तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर इंडिया हर रोज़ जो हमारे बॉर्डर पे बैठ के हमें थ्रेट भी कर रहा होता है और उसके हर तरह से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है, राफेल जहाज़ ले रहा है, तो ये वो, और उसका सारी ओरिएंटेशन आर्म फोर्सेस की वो यहाँ पाकिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर और कश्मीर के ऊपर है, तो हम उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। आपने उस बजट को फ्रीज किया हुआ है, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन का हिसाब लगाए तो रिड्यूस हो रहा है। ये चीजें बड़ी सीरियस हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो आइडियल है इस दौर में, और वो जो एक पेज फटने की जो बात हो रही थी वो तो दोबारा जुड़ गया सफ़ा एक पेज वाला। वो आपकी जमात की निस्बत तो, या आपकी जमात की लीडरशिप की निस्बत तो प्राइम मिनिस्टर के बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ जन साहब। देखिए वो तो बड़ी खुशी की बात है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, आर्म्ड फोर्सेस, वो एक रियासती अदारा है और वो हुकूमत का सबसर्विएंट होता है और वो चलता है। ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग अगर अपनी तस्दीक करें और बार बार कहें वन पेज पे हैं, बार बार कहें हमारे मैनिफेस्टो के पीछे हैं, तो उससे फिर वो उनको आप कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। तो ये तो वन पेज पे होना बड़ी सरदार लतीफ़ खोसा साहब की तरफ जाऊंगा, मुल्क के मफाद में। इजाजत दीजिएगा लतीफ़ खोसा साहब, अब अगर देखा जाए तो डोंट यू थिंक इट इज एन अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे के $3 अरब का एक तो वो उन्होंने ज़खायर में सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के जमा करा रहे हैं पैसे, दूसरा $100 मिलियन का उधार तेल हर महीने 1 साल तक के लिए वो देने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 3 दिन के नोटिस पर उन्होंने कहा कि हम वापस मांग सकते हैं, बट स्टिल दिए तो है ना, और पाकिस्तान को बेल आउट तो कर रहे हैं। तो बजाय इसके को हम इसको तनकीदी नज़र से देखें कि जी उन्होंने देखें लिख दिया कि 3 दिन के नोटिस पे हम वापस मांग सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज सक्सेसफुल टू इवेंचुअली स्ट्राइक अ डील विद सऊदी अरेबिया एंड गेट सम फंड्स फॉर पाकिस्तान। बैरिस्टर, फिर मुझे शर्म आ रही है। You know why? We are beggars. Beggars trying to be choosers. यार खुदा का खौफ करो। इमरान की जरा पहली तकरीरें तो सुनाओ इलेक्शन में जब ये। सर वी ऑलवेज वर ना खोसा साहब, वी ऑलवेज वर पावर। यार एक मिनट प्री पावर में यही था इमरान खान, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं किसी के आगे कशकोल का प्याला नहीं। That was the pride of Pakistan. हम देखो एहतशाम, why are we underestimating ourselves? Pakistan is an atomic power. Pakistan is the 5th biggest, largest in the world, 5th या 6th, जो मर्जी आप कह लीजिएगा। पाकिस्तान ही की हमेशा आर्म फोर्सेस जाके बेल आउट करती हैं, सऊदीज हो, सुडान हो, दुनिया में कहीं भी इस्लामिक ममलिकत में हो, दे लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो हम किस लिए इतना जो है नीचे लगे? हमारे अपने 3.5 साल में अगर ये अपने सर पैसे नहीं है ना खोसा साहब, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी नहीं, ये बात दुरुस्त है कि फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन पैसे नहीं है ना हमारे पास। स्टेट बैंक को हमने अपनी हुकूमत की, अपनी रियासत की दस्तरस से निकाल के IMF को दे दिया है। अब आप जरा अंदाजा करें कि हम कहां तक जा रहे हैं। डिक्टेशन, सब्सिडी हम सारी खत्म करके मिनी बजट ला रहे हैं। एक और आप पर सुनामी जो है अवाम पर एक और गिरने वाला है करीब मिनी बजट की शक्ल में। आप जरा देखें तो सही, आप के डॉलर कहां जा रहा है, कहां 105 पे छोड़ के गए थे, 185 पे डॉलर आ गया है। आप चीनी की कीमत 53 पर छोड़ कर गए थे, अब चीनी 150, 140, 150 पे मिल रही है। आप जरा कोई चीजें देख लें कि कहां तक पहुंच गई है। ये कब तक पिछली हुकूमत को ब्लेम करते रहेंगे? फिर ये ट्रिलियन, जो 16 ट्रिलियन इन्होंने कर्जा 3 सालों में किया है, ये कोई हमने लेकर दिया है इनको? हमने कहा है? आप कह रहे हैं कि प्राइड, खुशी की बात है, इमरान खान की बड़ी अचीवमेंट है कि उसने जो है एक इतना 3 अरब का करके तो 3 दिनों में वापसी। पहले जिस तरह सऊदी अरब ने वापस लिया, क्या वो आप भूल गए हैं? तो डू यू वांट द सेम थिंग टू बी रेप्लिकेटेड एंड रिपीटेड अगेन ओवर? इसका मतलब ये है कि हम IMF की डिक्टेशन भी लेंगे, हम सऊदीज की भी डिक्टेशन लेंगे। अरे बाबा, सऊदी अरब क्या हमें भीख देता है? जनरल साहब कह रहे थे, मैं हैरान हो रहा था कि हमेशा हमारी मदद करता है। अरे भाई, सऊदीज को हमने बेल आउट किया है जब भी उन्हें मुश्किल पड़ी है। अगर आप देखिएगा तो उनका तो होती भी नहीं, उनसे संभल सकते हैं जब तक पाकिस्तानी आर्मी ना हो। आज भी पाकिस्तानी जनरल जो है फॉर्मर, वही कंट्रोल कर रहा है उनकी सारी फोर्सेस को। तो सर, आई डोंट थिंक दैट वी ओ एनीथिंग टू द सऊदीज, दे ओ एवरीथिंग टू अस। व्हाई शुड वी बी सबसर्विएंट टू देम? हम अपनी प्राइड को क्यों हर्ट कर रहे हैं इस तरीके से? हम नीचा लग के जो है, हम भिखारी बन के उनकी जो है पुल्लों पर, उनके हम खैरात पर पलेंगे पाकिस्तान को इस तरह। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते और हुमायूं अख्तर खान साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस तो हुमायूं साहब आपकी डोमेन है ना,
जब स्टेट बैंक की बात करेंगे, खोसा साहब कहेंगे कि जी IMF को दे दिया स्टेट बैंक, या मिनी बजट या डॉलर या चीनी आटे की बात करेंगे तो दिस इज योर डोमेन। तो आई एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट देंगे काउंटर अपना आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। हुमायूं अख्तर खान साहब, खोसा साहब ने जितनी भी बातें की, उन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपने IMF को दे दिया है, उन्होंने कहा मिनी बजट आप लेकर आ रहे हैं, वाम के ऊपर एक और बम गिराएंगे महंगाई का, उन्होंने डॉलर की बात की, देखें किधर जा रहा है, उन्होंने अशाए खुर्दनोश चीनी आटे की बात की। एक तो ये, दूसरा उन्होंने कहा कि हम कोई भिखारी हैं कि हम इस तरह से डिपेंड करें। तो क्या हम वाकई भिखारी नहीं है हुमायूं अख्तर खान साहब? देखिए, पिछले 20 साल से बैरिस्टर एहतशाम, जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत से अपने आप को कंपेयर करती है कि जी आपने हमसे ज्यादा कर्जा लिया। पिछले 20 साल में जो हुकूमत आई है उसने इस मुल्क का कर्जा सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है, घटाया नहीं है। और ऑब्वियसली जो अगली हुकूमत को आप बढ़ा हुआ कर्जा छोड़ के जाते हैं तो उस कर्जे को कहीं ना कहीं से अदा करना है। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जितने भी पाकिस्तान ने कर्जे लिए हैं, और मैं पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ 1/3 डेवलपमेंट का खर्च होता है, बाकी सारा हम अपने रोजमर्रा के खर्चे और डेट सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इशूज तो ये है, हम कंपेयर करते हैं कि आपने हमसे ज्यादा कर्जा लिया है या आपने हमसे ज्यादा वो किया है। ओवरऑल जो मुल्क का स्ट्रक्चर है वो वहीं खड़ा है। वो स्ट्रक्चर क्या है कि आप थोड़ी सी हाई ग्रोथ की तरफ जाएं तो इधर करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, उधर आप दौड़े फिर IMF के पास जाते हैं। ये IMF के पास आप पहली दफा नहीं गए। IMF के या वर्ल्ड बैंक के जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स थे, बहुत दफा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। स्टेट बैंक तो बात की बात है, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो लोग। स्टेट बैंक अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया है। देखिए, स्टेट बैंक में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि फिस्कल जिम्मेवारी लेती है स्टेट की, उसको उठा देंगे तो फिर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में फर्क क्या है? आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि मॉनेटरी पॉलिसी को बिल्कुल ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट कर दिया है। तो ये जो अंदेशा है ये होता है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल बी, ये जो अंदेशा है दैट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल बी मैनिपुलेटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक या फिर बैनुल अक़वामी जो सरमायादार कुव्वतें हैं उनका होल्ड हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे। इसको कैसे रूल आउट करेंगे आप, अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली ठीक? आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। दुनिया में ब्रेटन वुड्स जब इंस्टीट्यूशन बने थे ना 1945 में, आपको पता है ना, ये वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने थे। जिन्होंने वो जंग जीती थी उन्होंने अपना पल्ला भारी रखा। ये जैसे जैसे दुनिया के इन अमीर ममालिक की पॉलिसी चेंज होती है, ये कभी कभी ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, कभी लिबरलाइजेशन की तरफ, कभी कहते हैं फ्री मार्केट्स करते हैं। ये मैनिपुलेशन, जब आप किसी बैंक के पास पाकिस्तान में एक कारोबारी पैसे लेने जाता है तो बैंक की 10 तो आप कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेशन होनी है, आप कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेशन होनी है। बैरिस्टर एहतशाम, ये मैनिपुलेशन 1945 से हो रही है, ये कोई आज का वाकया नहीं हो रहा। ये तो बहुत बड़ी बात। लेकिन सर, अगर आपने भी इस मैनिपुलेशन के आगे, इमरान खान साहब ने 22 साल का स्ट्रगल करने के बाद इवेंचुअली इस मैनिपुलेशन के आगे घुटने ही टेकने थे, तो फिर वो 22 साल का स्ट्रगल क्यों था? फिर वो पिछले अदवार और इस मैनिपुलेशन के खिलाफ तकरीर क्यों थी? फिर वो इंटरव्यूज कहाँ गए, वो नजरिए, वो वादे कहाँ गए? सर, मैं आपको गुजारिश करूं, इमरान खान ने बड़ी जद्दोजहद की है। अनफॉर्चुनेटली पिछले तकरीबन 2 साल से ये दुनिया, अब आप देख रहे हैं नया वो वेरिएंट आ गया, ये कोविड में फंसी हुई है। इसलिए इस वक्त बेसिकली सर्वाइवल है। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें चाहिए पाकिस्तान में कि हम हाई ग्रोथ ले सकें विदाउट क्रिएटिंग ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स, वो हम अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। हम जैसे हमें सांस लेने का मौका मिलता है तो इन रिफॉर्म्स की जरूरत है पाकिस्तान को। हाई ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट ना बढ़े। चलिए,
इजाजत दें जैल साहब, मैंने आपकी तरफ आना है क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन 133 में जो हो रहा है इसके हवाले से मुबैना तौर पर एक वीडियो आई है, पता नहीं अब उसे धांधली या रिश्वत कह ही सकते हैं, जिसमें अगर वोट खरीदा जाए 2000 दे के, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बट बिफोर दैट खोसा साहब, हुमायूं साहब ने जो कुछ कहा, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। देखें, ये तो कंसेशन है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमने स्टेट बैंक को दे दिया, क्योंकि स्टेट बैंक से हुकूमत पाकिस्तान जो है कर्जा नहीं ले सकती है और ना वो देने की पाबंद है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक जो प्राइम जो है, जिसमें के डिटरमिन करना है, एक्सचेंज रेट भी डिटरमिन करना है वर्ल्ड ओवर, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, वो तो गया हमारे हाथ से। और मैनिपुलेशन भी जिस तरफ हमारे होगी, तो मैनिपुलेशन होगी तो पाकिस्तान का और ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारी प्राइम बैंकिंग सोर्स और हमारा प्राइम जो पर्स है, वो सारा जो है इफेक्ट होगा, हिट होगा, और हम भिखारी से मजीद जो है हम अपनी आवाम को इस गुर्बत की दहलीज में धकेलते चले जाएंगे, जिसमें से एक खौफनाक लावा फटेगा, और वो ऐसा लावा फटेगा जिसकी औसत कंफ्यूजन होगी सारी पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे की। ठीक है, जैन साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। जैन साहब ये वीडियो जरा दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपसे सवाल पूछ क्या हो रहे हैं 133 में। जैन साहब, आई एम श्योर आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत वायरल हुई है, और मुबैना तौर पे यानी 133 की वीडियो सोशल मीडिया के तौर पे में सर्कुलेट हो रही है। मतलब कि व्हाट वुड यू से अबाउट इट? ये क्या है, मतलब कि मुकद्दस किताब पे हल्फ लेना, फिर हल्फ के बाद 2000 रुपया दे देना और वोट बिक गया। जी 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 मेरे साहब, मैं इससे पहले एक ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो IMF का जिक्र हम कर रहे थे, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि ये तो एक मानी हुई हकीकत है ना, कि ये जो IMF है, इसके पास जो पैसा है ये कौमों का पैसा है, एंड ये दे आर सपोज टू हेल्प कंट्रीज़, और वो देते हैं। लेकिन पीछे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे, मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ कि $1 अरब हमें उधर से मिलेगा। और सिमिलरली आप ये देखें कि इन्होंने ये FATF का मसला जो है, ये भी एक पॉइंट पड़ा हुआ है, तो ये सारी मैनिपुलेशन है इसमें। लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के, जैसे हुमायूं साहब ने खुद कहा, वो यही तरीका है कि ग्रोथ बढ़ाएं। आप अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च हो, आपकी सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, और उससे फिर आपका असास का प्रोग्राम को भी रिलीफ मिलेगा, वरना आप उनको जी ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट अभी ठीक हो गया, जैसा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, ये नहीं, इस वीडियो के हवाले से आप प्लीज कुछ कहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ है। देखिए, लाहौर के अंदर इस सेक्टर में और वैसे पूरे पंजाब में नून लीग की पोजीशन का सबको पता है, और ये तो इनकी अपनी सीट है। बट ये जो टेपें हैं, आपको पता है कि ये कितनी फेक हैं, इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर जो बंदे इन्वॉल्व हैं उनको पनिशमेंट होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली यू डोंट नो कि ये आपके फ्रेंड्स हैं या फोज हैं, और ये कौन ले रहा है और कौन इसको हलफ दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है इनको दूर कर, ये आप लोगों को तो इसमें एप्लीकेशन कोई देनी चाहिए, बिकॉज बदनामी तो आपकी हो रही है, आपकी पार्टी की हो रही है, आपकी लीडरशिप की हो रही है, आपके कैंडिडेट की हो रही है। उन्होंने कोई दरखास्त दी, उन्हें तो कोई दरखास्त देनी चाहिए इसके खिलाफ। आई कैन अश्योर यू, मुस्लिम लीग नून इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो देखेगी। हम तो जब ये कहते हैं कि साबिक साकब निसार साहब की जो टेप है उसकी अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन हो, तो ये हमारे लोगों का तो जो होगा, और हम देखेंगे कि हमारी पार्टी को बदनाम करने की ये मुहिम है या किसी वर्कर की ये बिल्कुल गलत ये पॉलिसी है, उसके ऊपर उसको पनिशमेंट मिलेगी। आई कैन अश्योर यू दैट। बट आज और अगर वर्कर की गलत पॉलिसी चीज पे भी आप, ये वर्कर लेवल पे हो सकता है जैन साहब, वर्कर लेवल पे हो सकता है कि वो अपनी तरफ से 2-2 हज़ार रुपया देकर वोट खरीद रहा है, मतलब कि देयर हैज टू बी समबडी इन्वॉल्वड। आई कैन अश्योर यू कि ये लीडरशिप के लेवल पे बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। And when you say leadership, the leadership say which tier of leadership you referring to? प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी शहबाज शरीफ सिटिंग राइट इन लाहौर, आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन प्रोविंस के अंदर और है, जो कैंडिडेट जो लोग मैनेज कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ये वीडियो दुरुस्त है, कैंडिडेट की इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ये वीडियो दुरुस्त है। आई डोंट थिंक सो। कैंडिडेट इज अ नोन पॉलिटिकल फिगर और शी इज हाईली रिस्पेक्टेड, ये ऑलरेडी वुमेन सीट के ऊपर। राइट, बहुत शुक्रिया जैल साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सीनियर पैनल था मेरे साथ और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।